सो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, न्यू लिबरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अमेरिकन सिस्टम है इकोनॉमिक, तो उसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो प्लांट हैं, हमें इनको ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि 21st सेंचुरी का जो सबसे बड़ा इशू है बेसिकली वो क्या है, वो ईपी है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। ठीक है, तो स्क्रिप्चर्स और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इफ़ समवन प्लांट्स अ ट्री वट एवर इज़ टेकन फ्राम इट इज़ अ चैरिटी। अगर कोई भी आदमी एक ट्री को प्लांट करता है और वहाँ से कुछ भी कोई और लेके जाता है तो ये एक चैरिटी है। उसके बाद डेविड ओर की एक कोट है, व्हेन वी हील अर्थ वी हील आवरसेल्व्स। जब हम दुनिया को हील करते हैं तो हम खुद को हील कर रहे होते हैं, क्योंकि इस दुनिया से ही हमारा जो जीवन दान है ये जुड़ा हुआ है, हमारी जो ज़िंदगी है ये जुड़ी हुई है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसको ठीक रखना है। याद रहे कि गन जर्म और स्टील एक किताब थी, उसमें ये लिखा हुआ कि माया सिविलाइजेशन जो थी ये डिस्ट्रॉय हो गई थी। क्यों डिस्ट्रॉय हो गई थी? क्योंकि उन्होंने अपना जो हैबिटेट है या इन्वायरमेंट है अपना, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए वो ख़त्म हो गई थी। सो न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि वाई वी हैव स्टेट एंड इकोनॉमिक सिस्टम। हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हमने एक स्टेट बनाई और उसका एक इकोनॉमिक सिस्टम बनाया, उसकी क्या वजह थी? तो उसका जवाब ये है कि स्टेट इज़ टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड जस्टिस। स्टेट का काम सिक्योरिटी और जस्टिस को प्रोवाइड करना होता है, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन। स्टेट का काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है। और अगर हम थॉमस होब्स को देखें तो वो ये कहता है अगर स्टेट नहीं होगी तो सारे इंडिविजुअल आपस में लड़ पड़ेंगे और एक क्यास हो जाएगा, और जो फिज़िकली स्ट्रांग हैं वो फिज़िकली वीक को ओवरपावर कर लेंगे। तो इस जो एक सर्कमस्टांसेस है इनको अवॉइड करने के लिए हम क्या बनाते हैं, स्टेट बनाते हैं। इसी तरह से जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है, हम इकोनॉमिक सिस्टम को क्यों बनाते हैं? ताकि इनोवेशन हो, इनोवेशन भी होता रहे, इम्प्रूवमेंट भी आती रहे दुनिया में, और उसके साथ साथ सोशल जस्टिस भी होता रहे लोगों के साथ, सोशल जस्टिस भी होता रहे लोगों के साथ। तो ये दो चीज़ें होती हैं। अब सोशल जस्टिस एक बड़ी ब्रॉड टर्म है, इसको हम देखते हैं। सोशल जस्टिस से मुराद ये हैं कि जो नीडी हैं, जिनमें ऑर्फन्स होंगे, जिनमें पुअर होंगे, स्टेट का ये काम है कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है जो लागू है वो रिच से पैसे ले ले और किसको ट्रांसफ़र कर दे, वो इनको ट्रांसफ़र कर दे, टैक्स ले वो इनसे। टैक्स के अलावा भी अगर कोई चीज़ वेल्थ टैक्स लगाना पड़ जाए, अगर ज़रूरत पड़े, बहुत ज़्यादा एलीट या रिच जो है वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाएं, इनइक्वलिटी बढ़ जाए, तो उसका काम ये है कि नीडी, ऑर्फन्स और जो एल्डरली पीपल होते हैं यानी बूढ़े लोग, इनका क्या करे, ध्यान रखे, इनसे पैसे ले और इनमें क्या कर दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अब जो कैपिटलिज़म है, जो सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं, कैपिटलिज़म के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, और ये जो प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है, ये गुड है, अच्छा है। लेकिन हमने वक्त के साथ साथ जो कैपिटलिज़म है इसको तब्दील कर दिया है, एंड वी हैव टर्न्ड इट इनटू अ हाइपर कैपिटलिज़म। हमने इसको हाइपर कैपिटलिज़म में तब्दील कर दिया आफ्टर कोल्ड वॉर। बेसिकली जब कम्युनिज़म ख़त्म हो गया तो उसके बाद हुआ ये कि हमने जो कैपिटलिज़म था, जो अमेरिका ने कैपिटलिज़म था, इसको हाइपर कैपिटलिज़म में चेंज कर दिया स्लोली एंड ग्रेजुअली, और यहीं से बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जो है वो बुनियाद रख दी गई। अब ये है कि एक अच्छा इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा होता है? एक अच्छा इकोनॉमिक सिस्टम वो होता है जिसके अंदर जो रिच होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, जो सरमायादार होते हैं, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, इनको बिज़नेस करने के लिए कंडक्टिव एनवायरनमेंट मुहैया होता है। कि ऐसा नहीं होता कि उनके ऊपर रिग्रेसिव टैक्सेस हों, ऐसा नहीं होता कि उनके ऊपर आप रिग्रेसिव टैक्सेस लगा दें, आप इतने टैक्सेस लगा दें कि वो बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो बिज़नेस ही ना करे, क्योंकि वेल्थ भी तो आपने जनरेट करनी है ना। लेकिन उसके साथ साथ ये होता है कि जो लेबर हैं, जो
लोवेस्ट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी पे लोग हैं, जो लेबर हैं, उनको भी उनके राइट्स मिलें, उनकी जो वेजेस हैं वो वक्त के साथ साथ बढ़ जाएं, उनकी जो वेजेस हैं और वक्त के साथ साथ बढ़ें और उनको प्रोटेक्ट किया जाए। जो वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? कोर्ट्स हों, कोर्ट्स के अंदर अगर कोई वर्कर किसी कैपिटलिस्ट के ख़िलाफ़ कोई दावा लेके आए तो उसको फ्री जो है वो फ़ीस के बिना उसको वकील भी प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि वर्कर बेचारा लोवेस्ट स्टेट ऑफ सोसाइटी पे होता है, वो नीचे होते हैं, तो उस वजह से उनके पास इतना सरमाया नहीं होता इस सिस्टम में जो हमारा कोर्ट का सिस्टम है कि वो किसी भी कैपिटलिस्ट के ख़िलाफ़ अदालत में जा सकें। अब जो टैक्सेस शुड बी पेड बाय दी रिच, टैक्सेस रिच ने पे करने हैं, ये तो बात ऑब्वियस है। एंड पुअर शुड बी गिवन मनी फ्रॉम द टैक्सेस पेड बाय दी रिच। अब ये भी बात, ये वही बात है कि रिच टैक्सेस देंगे, उनके ऊपर एग्रेसिव टैक्सेस नहीं होंगे और लेबर जो हैं उनके भी राइट्स महफूज होंगे और पुअर को क्या मिलेंगी? हैंड आउट्स मिलेंगी गवर्नमेंट की तरफ से। द रिच शुड नॉट बी अलाउड टू यूज़ मनी ऑन फ्रिवलस थिंग्स। लेकिन ये बात एक अलग है कि एक अच्छा इकोनॉमिक सिस्टम वो होता है जिसमें रिच के ऊपर बेशक वो जितनी मर्ज़ी पैसे कमा लें, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होती है, वो ये होती है कि वो ऐसा ना हो कि वो इन नहायत ही लग्जूरियस लाइफ गुजारें, वो एक जनाब खूबसूरत सी ज़िंदगी गुजारें और जितना उनका दिल करे वो उतना ज़्यादा कार्बन का एमिशन करें और हमारे इन्वायरमेंट को क्या करें? पॉल्यूट करें। ऐसा नहीं होता। हाँ, वो पैसे जितने मर्ज़ी कमाएं, लेकिन ये भी है कि वो टैक्स देने के बाद क्या करें? बहुत सारी चैरिटी दें ताकि क्या हो, जो मुआशरा है उसमें बेहतरी आए। ये एक अच्छा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें जो रिच होते हैं उनके अंदर आप ये टैक्सेस के बाद चैरिटी देने को जो है वो एक प्रमोट करते हैं, या तो रिलीजन का सहारा लेके प्रमोट करते हैं या वैसे किसी और चीज़ का सहारा लेके प्रमोट करते हैं। अब प्रॉब्लम इन कैपिटलिज्म ये है कि जब रोनाल्ड रेगन जो थे अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, तो इन्होंने क्या किया? एक ट्रिकल डाउन थ्योरी आई थी उस वक्त। उसका मतलब ये था कि अगर रिच के ऊपर टैक्सेस कम कर दिए जाएं, रिच के ऊपर टैक्स कम कर दिया जाए तो ये होगा कि जो रिच हैं वो क्या होगा? उनके पास आएगा पैसा। अब वो पैसा जब उनके पास आ जाएगा तो वो नए बिज़नेस लगाएंगे, नए बिज़नेस यूनिट लगाएंगे। जब वो नए लगाएंगे तो इससे क्रिएट होगी एम्प्लॉयमेंट। इससे क्या क्रिएट होगी? एम्प्लॉयमेंट। इससे जब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी तो क्या होगा? पुअर जो तबका है वो एम्प्लॉयमेंट के बाद क्या हो जाएगा? रिच हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ये जो थ्योरी है ये फेल होगी। इस थ्योरी से क्या निकला? अब तक अमेरिका के अंदर या चिली के अंदर भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हाई इनइक्वालिटी होगी, हाई इनइक्वालिटी। अब पाकिस्तान में भी सिर्फ 31 फैमिलीज़ हैं। अयूब खान के दौर में ये कितनी होती थी? अयूब खान के दौर में ये 21 से 22 फैमिलीज़ होती थी। अब जनाब 31 हो गई हैं। और PID का जो रिसर्च है, PID की, ये पाकिस्तान का एक इंस्टीट्यूट है, उसके मुताबिक स्टॉक मार्केट में सिर्फ 31 फैमिलियों का क्या है पाकिस्तान के अंदर होल्ड है। अब फाइनेंशियल स्टिमुलस, एक और चीज़ अब वाले कैपिटलिज्म में ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो न्यू ग्रेजुएट्स को क्या करें? पैसे दें ताकि वो बिज़नेस शुरू करें। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट्स क्या करती हैं? नए ग्रेजुएट्स को बिज़नेस देने की बजाय वो क्या करती हैं? जो कंपनी फ़ेल हो रही होती है, जो कंपनी फ़ेल हो रही होती है, रिच आके प्रोपेगेंडा करता है। वो ये कहता है कि ये कंपनी अगर फ़ेल होगी मेरी तो क्या होगा जनाब? इतने वर्कर्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है? उसके प्रोपेगेंडा में आके क्या करती है? उसको पैसे देती है, 300 बिलियन दे देगी फॉर एग्ज़ाम्पल। अब 300 बिलियन अगर उसने वापस किया बैंकक्रप्ट हो गया तो गया। इनको कहते हैं ज़ोंबी कंपनियां। ये ज़ोंबी कंपनियां हम न्यू ग्रेजुएट्स को क्या कर रही हैं? रूल आउट कर रही हैं। इनको नए अमीर नहीं होने दे रही, इनको नई कंपनी नहीं लगाने दे रही। इससे होता ये है कि कुछ ही लोग जिनकी ये पहले ही जो कैपिटलिस्ट हैं वो क्या करते हैं? उनका होल्ड बना हुआ है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है मार्केट के अंदर। यानी मार्केट के अंदर जैसे कैपिटलिज्म में कंपटीशन होना चाहिए ना, ये उस कंपटीशन को क्या है जनाब? उसकी डिस्ट्रक्शन है। तीसरी बात, पिछले कुछ सालों के अंदर 40-50 साल के अंदर जो लेबर्स हैं इनको टेकन टू द वॉल, इनको वॉल की तरफ लेके गया है। ज़िया ने लेबर यूनियंस को बैन कर दिया था और स्लोली अमेरिका में भी लेबर यूनियंस को बैन कर दिया जाएगा। और पिछले 40 साल में जो वेजेस हैं लेबर्स की पिछले 40 साल के अंदर,
40 साल के अंदर जो वेजेस हैं लेबर की वो स्टैगनेंट हैं, वो रुकी हुई हैं, वो बढ़ी नहीं रही। पाकिस्तान में भी इससे बड़ा कोई भी जुल्म नहीं हो सकता कि लेबर की जो तनख्वाह है वो सिर्फ 20,000 रुपये है जो बेसिक, वो भी अभी 5,000 बढ़ाया है गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने। तो इसको एटलीस्ट 30,000 या 35,000 के करीब होना चाहिए। तो बिकॉज अमेरिका इज़ कंट्रोल्ड बाई द बिज़नेस कम्युनिटी, याद रहे कि अमेरिका बिज़नेस कम्युनिटी उसको कंट्रोल करती है, उसकी डेमोक्रेसी भी अब ख़तरे में पड़ गई इसी बिज़नेस कम्युनिटी की वजह से। और पेंटागन का इस बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, जिसकी वजह से वो दुनिया पूरी में एक ऐसा सिस्टम उन्होंने राइज किया हुआ जिससे कुछ ही मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं जो कि इनरिच करती हैं खुद को, बाकी किसी के हाथ में कुछ नहीं आता। बिगेस्ट प्रॉब्लम है IMF। ये जो आजकल का सिस्टम दुनिया में चल रहा है, इसमें IMF, वर्ल्ड बैंक बनाए हुए हैं। अब अमेरिका ने इनको इस्टेब्लिश किया था, और अमेरिका ने इस्टेब्लिश इस तरह से किया कि वो दुनिया को क्या कर सके, वो जनाब दुनिया के ऊपर अपना इम्पीरियलिज़म, न्यू कॉलोनियलिज़म लगा सके। याद रहे कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ को, जिनमें अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं, जिनमें पाकिस्तान है, जिनमें साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं, तो ये IMF की तरफ जाते हैं डॉलर लेने, क्योंकि इंपोर्ट से आप डॉलर, ये मैंने इकॉनमी वाला एक लेसन अपलोड किया हुआ, आप उसको दे सकते हैं। जब आप इंपोर्ट करते हो तो आपके डॉलर माइनस होते हैं, जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपके डॉलर प्लस में चले जाते हैं। जब आपकी इंपोर्ट ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट कम हो, तो आपके पास माइनस में डॉलर होते हैं, तो आपको वो डॉलर पूरे करने के लिए IMF के पास जाना पड़ता है। IMF जो है ये हैंड आउट्स देता है ताकि, और जब इसने पैसे देने होते हैं किसी भी कंट्री को, हैंड आउट्स देनी होती हैं, पैसे देने होते हैं, उसके साथ उसको कहना होता है कि मैं तुम्हारा जो इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसको एड्रेस करूँगा, तो वो कुछ शर्तें रखता है। वो शर्त उसने ये रखी कि स्पेंडिंग कम करो। पहली शर्त वो ये रखता है कि स्पेंडिंग कम करो। गवर्नमेंट हेल्थ के ऊपर स्पेंडिंग कम कर देती हैं, एजुकेशन पे कम करती हैं, सोशल वेलफेयर पे कम करती हैं। तो अब मुझे ये बताएं, जब ये स्पेंडिंग कम होती हैं तो इसका ज़्यादातर इम्पैक्ट किसके पे ऊपर होता है? ज़्यादातर इम्पैक्ट पुअर कम्युनिटी पे होता है। रिच कम्युनिटी तो पहले ही रिच है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो पहले ही प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। अब तीसरी बात, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है जो ये पैसे देता है IMF। याद रहे कि एक किताब ये कहती है कि जितना 90s 80s में जो थर्ड वर्ल्ड थी, गरीब मुल्कों ने कर्ज़ा लिया था, डेट उनके ऊपर डेट था, वो सारा वो पे कर चुके हैं इंटरेस्ट की मद में, लेकिन उतना ही डेट या उससे ज़्यादा अभी भी मौजूद है। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है अमेरिकन, ये ऑपरेसिव सिस्टम है जो कि थर्ड वर्ल्ड को क्या होने नहीं देता, रिच नहीं होने देता, उनकी हालात बेहतर नहीं होने देता। फिर जनाब, द थर्ड वर्ल्ड हैज़ पेड बैक ऑल द मनी दैट दे बोरो इन 90s 80s। मैंने ये पहले ही बता दिया, एक पूरी किताब है इसके ऊपर। IMF इज़ अनडेमोक्रेटिक एंड प्लेज इन टू द हैंड्स ऑफ डेवलप्ड स्टेट्स। IMF बड़ा अनडेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक वो होता है जिसमें पूरी दुनिया के लोग हों और वो डिसीजन मेकिंग करें, वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है। लेकिन IMF में क्या है, अमेरिका ने इतना वोटिंग शेयर रखा हुआ है अपना कि वो जिसको चाहता है, अगर अमेरिका वीटो कर दे, यानी अमेरिका के पास वीटो होती है, वो क्या करता है, अगर कोई कंट्री उसकी बात नहीं मान रहा, उसके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, उसको डॉलर्स की ज़रूरत पड़ गई है, तो वो IMF के अंदर वोटिंग नहीं करता। जब वो वोटिंग नहीं करता तो उस कंट्री को कर्ज़ा जारी नहीं होता। ये अमेरिका ने किया हुआ है जानबूझ के। तो जनाब, ये अमेरिका ने क्या किया हुआ है, ये एक सिस्टम बनाया हुआ है, ये हाथ बांधे हुए IMF के, यानी ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि क्या है, ऑपरेसिव इंस्टीट्यूशन है, जो कि थर्ड वर्ल्ड गरीब मुल्कों के लिए कुछ नहीं करता। अब जनाब, IMF इज़ नॉट द पार्ट ऑफ UNO। अब अमेरिका ने जानबूझ के IMF को UN का पार्ट नहीं बनाया था, इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि उसको पता था ये UN का पार्ट होता तो फिर इसमें तब्दीलियाँ होंगी, लोग तब्दीली की बात करेंगे। लेकिन इसने ये अपने हाथ में रखा ताकि वो पूरी दुनिया का जो इकॉनमिक सिस्टम है कंट्रोल कर सके और वेल्थ अपने ही कंट्री के चंद एलिट्स के अंदर जमा करवा सके। द रिच स्टेट्स डिसाइड देयर फाइनेंशियल मैटर्स आउटसाइड दिस सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है ना, ये IMF वाला भी सिस्टम है, इसको रिच मानते ही कोई नहीं है। उनके अपने जब मामलात होते हैं तो वो G7 के अंदर, ठीक है, यानी जो 7 बिग इकॉनमीज़ हैं, वो वहाँ पे बैठ के क्या करते हैं, वो सेटल कर लेते हैं। और उससे नुकसान क्या होता है कि गरीब बंदे क्या कर रहे हैं, सिस्टम के थ्रू कर रहे हैं, और वो भी सिस्टम बड़ा ऑपरेसिव है। जो अमीर स्टेट्स हैं वो इन रूल्स को नहीं मानती, उनके अंदर जब आपस में झगड़े होते हैं तो वो बैठ के अपने मामलात को सेटल कर देते हैं। उनके ऊपर गैट के कोई रूल अप्लाई नहीं होते,
वो यूजुअली उसको वायलेट करते हैं, और वो वायलेट भी करते हैं तो कुछ नहीं होता। तो ये दुनिया का जो सिस्टम है इकॉनमी का स्पेशली, ये बड़ा ऑपरेसिव है। इसी तरह से सिक्योरिटी काउंसिल भी ऑपरेसिव ही है। उसकी वजह ये है कि वो बड़ी ओल्ड है, अभी उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और वो एक अनडेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है सिक्योरिटी काउंसिल भी, जो आज तक काफ़ी हद तक फ़ेल हो चुकी है बहुत सारी जगहों के ऊपर। थोड़ा बहुत उसने काम किया भी होगा, लेकिन वो फ़ेल हो चुकी है और वो वेस्ट के हाथों में नाचती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छा लगा।